रात काफी हो गई थी, पर आकृति अभी भी उस कड़े वाले आदमी के बारे में ही सोच रही थी। सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए थे, पर आकृति अभी भी बगीचे में बैठी हुई थी। तभी अचानक से आकृति की नजर पड़ती है कि कबीले के द्वार से कुछ 4-5 लोग अंदर आ रहे हैं। तो आकृति एकदम चौकन्नी हो जाती है और छुपकर देखने लगती है कि इतनी रात गए आखिर कौन अंदर आ सकता है। आकृति जब थोड़ा अच्छे से देखने की कोशिश करती है तो देखती है कि कुछ 4-5 लोग घोड़ों पर बैठकर कबीले के अंदर आ रहे हैं। आकृति ने तुरंत उनका पीछा करने का सोचा। जैसे ही वो लोग घोड़े से उतरकर कबीले के अंदर चले गए, आकृति भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। अंदर पहुंचते ही आकृति ने देखा कि उनमें से एक आदमी के हाथ में एक सुनहरा कड़ा है और उसके मुंह पर मास्क भी है। आकृति तुरंत समझ गई कि ये वही है जिसे शिवांश ढूंढ रहा है। फिर आकृति वहीं छुपकर उस इंसान का अपने मुंह से मास्क हटाने का इंतजार करने लगी। तकरीबन आधे 1 घंटे बाद उस कड़े वाले आदमी ने अपना मास्क हटाया। अब आकृति ने उसका चेहरा तो देख लिया था, पर अभी तक आकृति को यह नहीं पता था कि ये आखिर है कौन। फिर तभी कबीले का सरदार अंदर से आता है और वो उस मुखौटे वाले आदमी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अरे वाह मेरे बेटे, तुमने कमाल कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमारे इस काम को पूरा करने में अवश्य सफल होगे। आकृति जब ये सुनती है कि कबीले का मालिक उस लड़के को अपना बेटा बुला रहा है, तो वो समझ गई कि कड़े वाला आदमी जिसे शिवांश इतने दिनों से ढूंढ रहा था, कोई और नहीं, इस कबीले के मालिक का बेटा है। आकृति वहीं छुपकर सब कुछ देख रही थी, पर आकृति को यह समझ नहीं आया कि ये लोग आखिर किस काम की बात कर रहे हैं। आकृति को मन में चिंता होने लगी थी, पर अभी आकृति इस जगह पर नहीं रुक सकती थी। उसे तुरंत शिवांश के पास जाकर कड़े वाले आदमी के बारे में बताना था। आकृति भागती भागती शिवांश के कमरे की तरफ जाती है और शिवांश के कमरे का दरवाजा पीटने लगती है। इतनी रात को जब शिवांश के कमरे के दरवाजे को कोई खटखटा रहा था, तो सिर्फ शिवांश ही नहीं, आयुष, सार्थक और अर्जुन सब चौंक कर जाग गए और तुरंत दरवाजा खोलकर जब देखा तो वहां आकृति खड़ी थी। आकृति को देखकर शिवांश घबरा गया और वो आकृति से बोला, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कोई मुसीबत तो नहीं आ पड़ी? आकृति ने इधर उधर देखा और वो तुरंत शिवांश के कमरे के अंदर आ गई और बोली, जिसे तुम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, आज वो आदमी मुझे मिल गया है। शिवांश ने जैसे ही आकृति के मुंह से ये शब्द सुने तो तुरंत आकृति से बोलने लगा, क्या बात कर रही हो? तुमने उस चमकीले कड़े वाले आदमी को ढूंढ लिया? जल्दी बताओ मुझे वो कौन है और तुमने उसे कहां देखा है? मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। तो आकृति बोली, मैं अभी बगीचे में बैठी थी तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार से कुछ 4-5 लोग घोड़े पर बैठकर अंदर आ रहे थे। तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि इतनी रात में आखिर अंदर कौन आ सकता है। पर जब मैंने उनका पीछा किया तो मुझे पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं, इस कबीले के मालिक का बेटा है। उसका नाम वासु है। वो अभी कबीले के मालिक से मिल रहा था, पर एक चीज बहुत अजीब हुई। कबीले का मालिक पता नहीं क्यों अपने बेटे से कह रहा था, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमारे काम को करने में अवश्य सफल हो जाओगे। अब मुझे यह समझ नहीं आया कि ये लोग ऐसा कौन सा काम है जिसकी बात कर रहे थे। ऐसा कौन सा काम इस कबीले में चल रहा है? हालांकि शिवांश को तो पहले से ही पता था कि सरदार किस काम की बात कर रहा है, पर वो अभी आकृति के सामने इस बात को साझा नहीं करना चाहता था। फिर वो आकृति से कहता है, धन्यवाद। तुम्हें नहीं पता है तुमने मेरी कितनी मदद की है। मैं कब से उस कड़े वाले आदमी को ढूंढ रहा था, आज जाकर वो मुझे मिला है। फिर आकृति शिवांश से कहती है, पर तुम्हें वो मिल तो गया है, पर तुम उसको पकड़ोगे कैसे? क्योंकि मैं इतने दिनों से इस कबीले में हूं, मुझे आज तक नहीं पता चला कि सरदार का कोई बेटा भी है। वो कब आता है, कब जाता है, किसी को कोई पता नहीं है। तुम उससे मिलोगे कैसे? कोई नहीं जानता है कि वो कहां रहता है। वो सिर्फ रात में आता है या फिर दिन में भी आता है, किसी को नहीं पता। तो शिवांश आकृति से बोला, कोई बात नहीं, जिस तरीके से तुम आज बगीचे में बैठी थी और तुम्हें यह इंसान मिल गया, वैसे ही कल हम सब बगीचे में उनके आने का इंतजार करेंगे। हो सकता है वासु रात में ही कबीले में आता हो। फिर आयुष कहता है,
मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर वासु कबीले के सरदार का बेटा है तो वो इस तरीके से छुपकर क्यों रहता है, किसी के सामने क्यों नहीं आता है, और किसी को इस बात के बारे में क्यों नहीं पता है कि कबीले के सरदार का कोई बेटा भी है। तो आकृति उससे कहती है, इस बात का जवाब तो खुद सरदार या फिर उसका बेटा ही दे सकता है, क्योंकि इतने दिनों से हम इस कबीले में रह रहे हैं, किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि आखिर सरदार का बेटा कौन है। अब शिवांश आकृति से कहता है, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे की तरफ छोड़ देता हूं, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। आकृति उन लोगों से विदा लेकर कमरे से बाहर आ जाती है। शिवांश उसे छोड़ने के लिए बाहर खड़ा होता है। अब आकृति और शिवांश साथ साथ चल रहे थे। शिवांश आकृति से कहता है, मैं फिर से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, तुमने मेरे काम को आसान कर दिया। तो आकृति शिवांश से कहती है, अरे दोस्ती में शुक्रिया अदा कैसा, मैंने तो तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बातें करते करते शिवांश आकृति के कमरे तक पहुंच जाता है और फिर वो आकृति से कहता है, अब तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए, मैं तुमसे सुबह मुलाकात करूंगा। इतना कहकर शिवांश मुड़कर चला जाता है। आकृति अभी भी वहां खड़े होकर शिवांश को जाता हुआ देख रही थी। पता नहीं क्यों आकृति के मन में शिवांश को लेकर अब एक अजीब सा एहसास उमड़ने लगा था। कहीं ना कहीं आकृति शिवांश को पसंद करने लगी थी, पर अभी वो शिवांश से इस बात को साझा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सारे एहसास अपने मन में दबाकर बैठी थी। अगले दिन शिवांश की मुलाकात सबसे पहले कवि से होती है। कवि से मिलते ही शिवांश को लगा कि उसे कवि से पूछना चाहिए, शायद उसे पता हो इस कबीले के मालिक के बेटे के बारे में। तो शिवांश कवि से घुमा फिराकर पूछता है, क्या इस कबीले के सरदार की कोई संतान नहीं है? तो कवि थोड़ा सोचने के बाद कहता है, हालांकि हमने कभी देखा तो नहीं, पर सुना जरूर है कि इस कबीले के सरदार का कोई बेटा है और उसका नाम शायद वासु है, और हम लोगों में से किसी ने आज तक वासु को देखा नहीं है कि वो कहां रहता है और वो कैसा दिखता है। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कबीले के सरदार की कोई संतान है। फिर कवि शिवांश से पूछता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो शिवांश बोला, नहीं नहीं, बस ऐसे ही। उस रात आकृति, शिवांश, अर्जुन, आयुष और सार्थक बगीचे में छुपकर वासु के आने का इंतजार कर रहे थे। पर आज की रात वासु पता नहीं क्यों बहुत देर से ही आने वाला था, शायद क्योंकि आधी रात तो पहले ही बीत चुकी थी। शिवांश और बाकी सबको इंतजार करते हुए समय हो गया था। उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वासु आएगा। ये लोग अपने कमरे में वापस जाने ही वाले थे कि इन्हें कबीले के द्वार पर कोई आहट सुनाई पड़ती है। ये लोग देखते हैं कि उस तरफ से 4-5 लोग घोड़े पर बैठकर आ रहे हैं। आकृति तुरंत शिवांश को इशारा करती है कि वासु आ गया है। फिर शिवांश कबीले के अंदर वासु का पीछा करने लगता है, और सिर्फ शिवांश ही नहीं, आकृति, अर्जुन, आयुष और सार्थक भी पीछे पीछे चल रहे थे। पर शिवांश ने इन लोगों को रोककर कहा, तुम लोग मेरा यहीं इंतजार करो, मैं नहीं चाहता कि इतने सारे लोग एक साथ जाएं और फिर हम पकड़े जाएं। मैं अपना काम निपटाकर तुमको यहीं मिलूंगा, तब तक तुम सब मेरा इंतजार करो। तो अर्जुन शिवांश के साथ चलने की जिद करने लगा। तो शिवांश कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो, बाकी तुम लोग इंतजार करो, हम जल्दी ही वापस आएंगे। इतना कहकर शिवांश जिस दिशा में वासु गया था उसी दिशा में चला जाता है। शिवांश देखता है कि वासु उसी कमरे की तरफ बढ़ रहा है। शिवांश किसी भी कीमत पर कमरे के अंदर जाकर देखना चाहता था कि उसके अंदर आखिर क्या हो रहा है। वासु ने अपनी जेब से चाबी निकालकर उस कमरे का दरवाजा खोल दिया और एक एक करके सारे लोग उसके अंदर चले गए। शिवांश बस मौका ही देख रहा था कि वो किस तरीके से कमरे के अंदर घुस सकता है। तभी अर्जुन को तरकीब सूझी। अर्जुन के पीछे मेज पर एक गुलदस्ता रखा था। अर्जुन ने अपने हाथ से उस गुलदस्ते को गिरा दिया ताकि वो वासु का ध्यान भटका सके। वासु ने जैसे ही कुछ टूटने की आवाज सुनी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत देखने के लिए चला गया। अब जैसे ही वासु उस आवाज की दिशा में आया, शिवांश और अर्जुन मौका देखते ही दूसरी तरफ से कमरे के अंदर घुस गए। वासु को वहां कोई भी दिखाई नहीं पड़ा।
फिर वासु ने सोचा कि कोई जानवर हो सकता है और वासु वापस कमरे की तरफ आ गया। वासु को भनक तक नहीं थी कि अर्जुन और शिवांश कमरे के अंदर दाखिल हो चुके हैं। कुछ देर बाद कबीले का मालिक और कुछ लोग भी कमरे में आ जाते हैं। वासु ने कमरे के अंदर घुस के उसके दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। अब शिवांश और अर्जुन एक दीवार के पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उस कमरे का नजारा इतना ज्यादा चकित कर देने वाला था कि शिवांश और अर्जुन तो आंखें बड़ी बड़ी करके बस चारों तरफ कमरे को घूरे जा रहे थे। उस कमरे में अजीब अजीब सी चीजें रखी थी और बीच में एक बहुत बड़ा सा हवन कुंड जैसा कुछ था, जिसमें से वो रोशनी निकल रही थी जो शिवांश ने नागवंश कबीले की पहाड़ी से देखी थी। शिवांश समझ गया था कि ये वही हवन कुंड है जहां से ये लोग रहस्यमयी शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। शिवांश वासु की हरकतों का इंतजार करने लगा कि वासु आखिर करने क्या वाला है। थोड़ी देर के बाद वासु ने अपने लोगों को आदेश दिया और पता नहीं दो लोगों ने अपने हाथ में अजीब से कपड़े में लिपटी हुई एक चीज को लाकर वासु के हाथ में थमा दिया। वासु ने उस चीज को हवन कुंड से निकलने वाली रोशनी में डाल दिया। जैसे ही वो अजीब सी चीज हवन कुंड में गिरी, रोशनी और तीव्र हो गई। कबीले का सरदार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, बस कुछ दिन और, उसके बाद हम अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे। हमने बहुत कुछ गंवाया है इस शक्ति का निर्माण करने के लिए। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इसके इस्तेमाल से मुझे बस नागवंश कबीले को तहस नहस करना है और ये शक्ति उनके पूरे कबीले को तहस नहस करने के लिए पर्याप्त है। और इन सब का श्रेय मैं तुम्हें देता हूं। वासु बेटा, मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। मुझे तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ऐसी कोई शक्ति का निर्माण कर पाऊंगा। अगर तुम नहीं होते तो ये कभी मुमकिन नहीं होता। वासु अपने पिता से कहता है, नहीं, आपको मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। आखिरकार ये कबीला मेरा भी तो है और आपके बाद मैं ही इस कबीले का उत्तराधिकारी बनूंगा। इसलिए मुझे इन सारी चीजों का ध्यान पहले से ही रखना आना चाहिए। क्या शिवांश वासु और उसके पिता के इरादों को नाकामयाब कर पाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।